हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। बेटा हमने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे उसमें हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। तो बेटा आज हम आपको इस चैप्टर के जो अध्याय के मध्य में क्वेश्चंस दिए होते हैं उनमें पेज नंबर 4 और पेज नंबर 6 के क्वेश्चन कराएंगे और उससे आगे पेज नंबर 9 के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और उसके बाद आपका रह जाएगा अध्याय के अंत वाले क्वेश्चन, उन्हें हम आपको उससे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो बेटा आपको क्वेश्चन आंसर इस वीडियो से नोट करके अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम आपको 9th साइंस की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो बेटा सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन आंसर हम कराने वाले हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपके अध्याय के बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके दिए होते हैं अध्याय ख़त्म होने के बाद। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको वो कराएंगे अध्याय के बीच में जो प्रश्न दे रखे हैं उन्हें। तो बेटा पेज नंबर 4 यानी कि आपके अध्याय के पेज नंबर 4 पर एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। यानी कि आपको कुछ पदार्थ दे रखे हैं, यहाँ पर उन नाम दे रखे हैं, उनमें से आपको पहचानना है कि कौन से पदार्थ हैं। तो बेटा हम पदार्थ के बारे में आपको बता देते हैं कि पदार्थ क्या होता है और उसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए बेटा, आप पदार्थ की परिभाषा जानते हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है, ठीक है। तो उसी आधार पर हमें इनमें देखना है कि इनमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्थान घेरती है और उनमें द्रव्यमान होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुर्सी दिया हुआ है, तो क्या कुर्सी स्थान घेरती है? हाँ, स्थान घेरती है। और क्या इसमें द्रव्यमान होता है? हाँ, इसमें द्रव्यमान भी होता है। तो ये क्या है? एक पदार्थ है। स्पष्ट है। दूसरा दे रखा है इसमें वायु। तो वायु बेटा क्या इसमें भी द्रव्यमान होता है? हाँ, इसमें भी द्रव्यमान होता है। और अगर दूसरा बात करें क्या ये स्थान घेरती है? हाँ, ये भी स्थान घेरती है। तो बेटा जैसे कि हम अगर बैलून को फुलाएं तो क्या उसमें हवा भरते हैं यानी कि वायु। तो बैलून फूलने के बाद बड़ा हो जाता है, पहले छोटा सा होता है। तो क्या इससे हमें समझ में आता है कि वायु क्या स्थान घेरती है। तो इसी प्रकार अगर तीसरे की बात करें बादाम और शीतल पेय, लेकिन बाकी जो भी हैं वह पदार्थ नहीं है क्योंकि उनमें से ऐसी कोई भी इसमें नहीं है जो स्थान घेरता है और इनमें द्रव्यमान होता है। यानी कि इत्र की सुगंध होती है, इसमें से महक आती है, लेकिन ये स्थान नहीं घेरती है और ना ही इसमें कोई द्रव्यमान होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें विचार के बारे में, विचार क्या है? हम कोई भी चीज़ सोचते हैं उसी को हम विचार कहते हैं। तो क्या ये भी स्थान घेरता है? नहीं, ठीक है। और ना ही इसमें कोई द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन कौन से पदार्थ हैं। तो आंसर क्या हो जाएंगे आपके? कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय, ठीक है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। तो प्रेक्षण क्या है आपका? गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके घर में गर्म खाना बन रहा हो किचन में, तो आप किसी कमरे में बैठे हैं तो आपको कमरे में बैठे बैठे ही पता चल जाता है हाँ किचन में कुछ खाना बन रहा है। लेकिन अगर कोई खाना आपका बना हुआ पहले से ही रखा हुआ है, उसकी महक आपके कमरे तक नहीं पहुंचती है। तो उसकी महक लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? किचन में जाना पड़ता है, वहाँ देखना पड़ता है क्या क्या वहाँ पर है। लेकिन गर्म खाना जब बनता है तो हमें दूर से ही पता चल जाता है कि खाना बन रहा है। तो ये क्या वजह है ऐसी कि गर्म खाने की महक तो हमारे पास तक आ रही है लेकिन ठंडे खाने की महक हमारे पास नहीं आ रही है? हमें खुद चलकर वहाँ तक जाना पड़ रहा है ये देखने के लिए कि खाना क्या है वो, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? तो देखेंगे कि पदार्थ जो होते हैं उनके कणों की गतिज ऊर्जा उनके तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है।
तो देखिए आंसर, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा उनके तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है। गर्म खाने के कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अधिक गतिज ऊर्जा होने के कारण अधिक गतिज ऊर्जा होने के कारण गर्म खाने के कणों में विसरण अधिक होता है। इसी कारण गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ता है। स्पष्ट है? यानी कि जो खाना होता है, खाने के जो कण होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, कणों में गतिज ऊर्जा होती है बेटा। तो अगर हम खाने को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यानी कि ताप बढ़ाने पर उन कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वो क्या करते हैं, चलने लग जाते हैं, आगे की तरफ चलने लग जाते हैं। तो हमने यही बताया कि गर्म खाने के कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा के कारण ही गर्म खाने के कण क्या करते हैं, विसरण करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने लगते हैं। इसी वजह से हमें गर्म खाने की महक दूर से ही पता चल जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक हमें दूर से नहीं पता चलती है, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा कम होती है। स्पष्ट हो गया? अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा। तो तीसरा क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। यानी कि स्विमिंग पूल जो होता है, अगर उसमें आप तैरने जाते हो तो तैरने के लिए आप क्या करते हो, पानी को काटते हो, यानी पीछे हटाते हो अपने हाथों से और पैरों से। तो उस पानी को आप आसानी से हटा पाते हो। ऐसा उस पानी का कौन सा गुण है जो कि आप उसको आसानी से हटा पाते हो, यानी कि पानी को काट पाते हो, ठीक है। तो बेटा जो पानी होता है, यानी कि पानी क्या है, पदार्थ की अवस्था है द्रव। क्या है, पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव है। तो द्रव के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, क्योंकि द्रव के कणों के बीच में अंतराण्विक बल या आकर्षण बल कह सकते हैं, कम होता है, जिसकी वजह से हम पानी को आसानी से काट पाते हैं। तो आंसर है इसका, जल के कणों के बीच दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल कम होता है, इसलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। अब इसी क्रम में देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, पदार्थ के कणों की विशेषता होती है। ये आपको बताना है कि एक पदार्थ के कणों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता बेटा क्या होगी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बेटा चाहे वो ठोस पदार्थ हो, द्रव हो या गैस हो, हर एक पदार्थ के बीच यानी कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ठोस पदार्थ के कण तो गतिशील नहीं होते, जबकि जल के तो हमने देखा हाँ गतिशील होते हैं, पानी को अगर चलाओ तो चल जाता है आगे की तरफ। और वायु होती है यानी गैस, उसके भी कण गतिशील होते हैं, लेकिन ठोस के कैसे होंगे। तो ठोस के बेटा कण गतिशील होते हैं, लेकिन वो गति जो करते हैं अपने स्थान पर ही कंपन करके गति करते हैं, यानी कि वो अपने स्थान पर क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं, क्योंकि ठोस के कणों के बीच में जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए वो आगे गति नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो कंपन गति करते हैं। जबकि द्रव और गैस के कणों के बीच में क्या होती है, दूरी अधिक होती है, तो वो गति कर पाते हैं, ठीक है। अब बात करें तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरा पॉइंट है आपका, पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक बल यानी कि अंतराणुक आकर्षण बल होता है। यानी कि जितने भी पदार्थ हैं आपके, ठोस, द्रव, गैस, इनके कणों के बीच में जो बल लगता है उसको कहते हैं हम अंतराणुक आकर्षण बल या अंतराण्विक बल। तो ये बेटा आपके पेज नंबर 4 के क्वेश्चंस थे। अब बेटा इसी क्रम में हम पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस देखते हैं। पेज नंबर 6 पर पहला क्वेश्चन है आपका, यानी किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। यानी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। इनके बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपको कुछ पदार्थ दे रखे हैं, कुछ तत्व दे रखे हैं, उनके बढ़ते हुए
घनत्व के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले कम घनत्व वाले को लिखना है, उसके बाद उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक और लास्ट में सबसे अधिक घनत्व वाले को लिखना है। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो बेटा सबसे पहला जो आंसर है आपका वायु। वायु जो है, जो पदार्थ आपको दे रखे हैं इनमें सबसे कम घनत्व होता है इसका, और वायु से अधिक घनत्व होता है जो चिमनी से धुआं निकलता है उसका। और अगर हम इससे ऊपर बात करें तो इससे अधिक घनत्व होता है रुई का, और रुई से ज़्यादा घनत्व होता है जल का, और जल से ज़्यादा शहद का, और शहद से ज़्यादा चौक का, और चौक से ज़्यादा लोहे का। ठीक है, समझ में आ गया घनत्व क्या है, यानी कि इनके घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में आप किस तरह व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले कम घनत्व वाले को, फिर सबसे लास्ट उसके बढ़ते हुए क्रम में उसको व्यवस्थित करते जाना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसका निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़िता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। ठीक है, तो देखिए बेटा पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, उसका आंसर क्या है, यानी कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में क्या अंतर है। तो देखेंगे बेटा, तो पदार्थ की देखो बेटा अवस्थाएं हमें दे रखी हैं क्या क्या, आकार, आयतन, सीमाएं, संपीड़िता, गतिज ऊर्जा और विषण। देखिए हम 3 चीज़ें जानते हैं बेटा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। तो इन तीनों अवस्थाओं में हमें इनके गुणों में अंतर बताना है। तो बेटा सबसे पहला है ठोस। तो ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, और द्रव का आकार अनिश्चित होता है, जबकि गैस का आकार भी अनिश्चित होता है, ये हमने परिभाषा में पढ़ा था। ठीक है, दूसरा है आपका आयतन। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, अब है इसमें तीसरा, इनकी सीमाएं क्या हैं। तो ठोस की सीमाएं जो होती हैं स्थिर और स्पष्ट होती हैं। ठीक है, जबकि द्रव क्या होता है, अस्थिर होता है और अस्पष्ट होती है इसकी सीमा, यानी कि आप ये नहीं बता सकते हो कि अगर 1 लीटर द्रव है तो वो कितना स्थान घेरेगा, जबकि आप ठोस के बारे में बता सकते हो कि उसका जो भी आकार होगा उसी के बराबर वो स्थान घेरेगा। ऐसा ही आपका गैस में होता है, गैस का भी सीमा जो होती है अस्थिर होती है और अस्पष्ट होती है, उसमें आप बिल्कुल कुछ भी नहीं बता सकते हो कि गैस कितना स्थान घेरेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं संपीड़ता। तो ठोस की जो संपीड़ता होती है वो नगण्य होती है, और द्रव की भी नगण्य, जबकि गैस की संपीड़ता अधिकतम होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम गतिज ऊर्जा के बारे में। तो गतिज ऊर्जा ठोस में नगण्य होती है, यानी कि निम्नतम होती है, बहुत कम। हमने बताया था आपको पिछले क्वेश्चनों में कि ठोस के कण में जो गतिज ऊर्जा होती है कंपन गति होती है, वहाँ कौन सी होती है, कंपन गति। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसमें निम्नतम होती है, जबकि द्रव में मध्यम होती है। ठीक है, यानी ना तो ज़्यादा होगी ना ज़्यादा कम होगी। ठीक है, जबकि गैस में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, हल्का सा ताप पड़ा हो तो गतिज ऊर्जा और भी ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है। अब बात करें विसरण के बारे में। तो देखिए विसरण जो होता है ठोस का बहुत कम होता है, द्रव का मध्यम होता है, जबकि गैस का विसरण बहुत अधिक होता है, यानी कि अधिकतम होता है। तो ये बेटा थे आपके पदार्थ की अवस्थाओं के गुण थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में इसके। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या था, यानी कि दृढ़ता, संपीड़िता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व पर टिप्पणी करनी है हमें। तो बेटा सबसे पहले हम दृढ़ता क्या होता है, यानी कि ठोस में प्रबलतम, द्रव में मध्यम और गैस में नगण्य होती है। यानी जो दृढ़ता होती है यानी कठोरता, तो ठोसों में तो बहुत अधिक होती है और द्रव में मध्यम होती है, जबकि गैस में कठोरता बिल्कुल नगण्य होती है, वहाँ कठोरता होती ही नहीं है। ठीक है, अब बात करें संपीड़ता के बारे में। तो गैस में संपीड़ता सबसे अधिक होती है, इसलिए इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। ठीक है,
जो आपने देखा होगा घरों में एलपीजी के सिलेंडर होते हैं, तो एलपीजी के सिलेंडरों में उस गैस को भरने के लिए उस पर दाब बढ़ाकर भरा जाता है। ठीक है, अगर हम उसके ऊपर से दाब हटा देंगे तो गैस बाहर निकल जाती है। तो स्पष्ट हो गया कि गैस को क्या करते हैं, हम दबा सकते हैं। ठीक है, परंतु ठोस और तरल में संपीड़नता नगण्य होती है। देखिए, ठोस और द्रव जो होते हैं उनमें संपीड़नता नहीं होती, उसको हम दबा नहीं सकते हैं। आपसे कहा जाए, मान लीजिए एक बोतल में पानी भर दिया और ऊपर तक फुल भर दिया, आपको उस पानी के दबाने के लिए कहा जाए तो क्या दबा पाएंगे? हाँ, आप दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो पानी बोतल से बाहर आ जाएगा। इससे क्या स्पष्ट है कि द्रव को हम दबा नहीं पा रहे हैं। हमने बोतल को दबाया, उससे क्या हुआ, वह पानी बाहर निकल गया। जबकि ठोस जो होते हैं उनको आप दबा नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी हो, ईंट ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, ईंट को आप दबाओगे तो दबा पाओगे? नहीं। तो यही क्या बोलती है, संपीड़नता होती है पदार्थ का गुण। तो गैसों में क्या संपीड़नता अधिकतम होती है, जबकि ठोस और द्रव में नगण्य होती है। ठीक है, इसलिए ठोस और द्रवों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। अब बात करें तरलता के बारे में, तो बेटा तरलता क्या होता है, यानी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आसानी से बह सकता है, तरलता कहलाता है। ठीक है, तरल पदार्थ को रखने के लिए बर्तन आवश्यक होते हैं। तरलता की मात्रा ठोस में नगण्य, गैसों में अधिक तथा द्रवों में मध्यम होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि द्रव पदार्थ जो होते हैं उनको आप अगर किसी बोतल से ज़मीन पर डाल देंगे तो वो क्या होगा, आगे की तरफ बहने लगेगा। तो ये गुण क्या कहलाता है, उसका तरलता गुण कहलाता है। पदार्थ का क्या कहलाता है, तरलता गुण। और गैसों में क्या होगा, गैस को अगर सिलेंडर से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होता है, पूरे वक्त फैल जाता है। तो ये भी क्या है, उसका तरलता का गुण है। जबकि ठोस जो होंगे, आप जहाँ गिरा दोगे वहीं पर रुक जाएगा, वो आगे बह नहीं सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो इनमें पदार्थों में बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है, या पदार्थों के बहने के गुण को हम क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। स्पष्ट है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में, बर्तन में गैस का भरना। तो ठोस बर्तन जो यानी कि ठोस अपने आकार, तो अगला पॉइंट है बेटा बर्तन में, अगला पॉइंट है बेटा बर्तन में गैस का भरना। ठोस अपने धारक यानी कि बर्तन को पूर्णतः नहीं भरता है, जबकि द्रव अपने धारक का आकार ग्रहण कर लेता है। गैस अपने धारक का या धारक को पूर्ण रूप से भर देता है या भर देती है और अपने धारक का ही आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। तो बेटा यहाँ को आपका पॉइंट था बर्तन में गैस का भरना। देखिए, जो ठोस पदार्थ होते हैं, अगर आप उसको किसी बर्तन में रखेंगे तो उस बर्तन में जितना उस पदार्थ का आकार होगा वो इतना स्थान घेरेगा। ठीक है, जबकि द्रव को अगर किसी बर्तन में भरोगे तो द्रव क्या करेगा, अपना आकार, जो बर्तन का आकार है उसके बराबर करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अपने आयतन के हिसाब से वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। मान लीजिए 1 लीटर है तो 1 लीटर के हिसाब से वो उसमें अपना स्थान ग्रहण करेगा। जबकि गैस को अगर भरा जाए किसी बर्तन में तो वो क्या करती है, उसमें पूर्ण रूप से फिल हो जाती है, यानी पूरे बर्तन को भर देती है वो, कहीं भी बर्तन खाली नहीं रह सकता है। ठीक है, अगला है आपका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोसों में सबसे कम, द्रवों में अधिक तथा गैसों में अधिकतम होती है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ठोस पदार्थों में गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि द्रवों में मध्यम होती है और गैसों में बहुत अधिक होती है। स्पष्ट हो गया। अगला है इसमें लास्ट आपका घनत्व। ठोसों का घनत्व उच्च होता है, द्रवों में औसत और गैसों में न्यूनतम होता है। बेटा जो ठोस का घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसके कण बहुत पास पास होते हैं इसलिए उसका घनत्व ज़्यादा होता है। और द्रवों का जो घनत्व होता है वो औसत होता है। क्यों? क्योंकि द्रव का या द्रव के जो कण होते हैं ठोस की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस की अपेक्षा पास पास होते हैं, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, मध्यम होता है। और गैस का न्यूनतम होता है। गैस का घनत्व क्या होता है, न्यूनतम, क्योंकि इसके कणों की दूरी बहुत दूर दूर होती है, इसीलिए इसका घनत्व सबसे कम होता है।
ठीक है। तो ये बेटा आपके क्वेश्चन हो गए पेज नंबर 6 के 3 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं इस पेज के क्या है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, तो कारण बताएं। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं ABCD, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा क्वेश्चन आप पढ़ लेना, अब हम सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा ए का, गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा उनमें आकर्षण बल नगण्य होता है, इसीलिए गैसों के अणु अत्यधिक तीव्र गति से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं। इसी कारण उस धारक की पूरी तरह भर देते हैं जिसमें इसे रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखा जाता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि गैस के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच में अंतराण्विक बल बहुत कम होता है, इसलिए क्या करते हैं, पूरे बर्तन को भर देती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। हाँ, गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है क्योंकि गैस के जो कण होते हैं ना बेटा, वो हमेशा गतिशील रहते हैं। तो गतिशील रहने की वजह से क्या करते हैं, जो बर्तन होता है उसकी दीवारों से लगातार वो टकराते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, बर्तन की दीवार पर दबाव डालते हैं। अगला है क्वेश्चन इसमें, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हाँ, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, इसलिए ये ठोस कहलाती है। ठीक है, अगला है आपका डी, यानी कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना चाहिए, यानी कि हमें कराटे आने चाहिए, तभी हम लकड़ी में हाथ चला सकते हैं। लेकिन अगर हम पानी की बात करें तो पानी में हम आसानी से चला सकते हैं, और वायु में भी हम आसानी से चला सकते हैं, एयर में। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, लकड़ी में चलाने के लिए हमें कराटे क्यों सीखने हैं? तो बेटा इसका कारण साफ है कि जो लकड़ी होती है वो ठोस होती है और उसके कणों के बीच में दूरी बहुत कम होती है, जहाँ हमारा हाथ नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर हम उसमें हाथ डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे हाथ में चोट लग सकती है। जबकि वायु में और जल में अगर हम अपने हाथ चलाना चाहें तो आसानी से हम चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कणों के बीच में दूरी अधिक होती है और उनके आकर्षण बल जो होते हैं बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पेज नंबर 4 और पेज नंबर 6 के क्वेश्चन हो गए। आगे पेज नंबर 9 के क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो बेटा यहाँ पर आपको दो ताप दे रखे हैं, दो ताप दे रखे हैं, क्या क्या, 300 केल्विन और 573 केल्विन। इन दोनों को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए बेटा हमारा फॉर्मूला होता है, सेल्सियस ताप बराबर केल्विन ताप माइनस 273 होता है। इस फॉर्मूले को आप लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन दोनों हो जाएंगे। तो देखेंगे किस प्रकार होंगे। तो सबसे पहले बेटा पहले वाले को करते हैं हम, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं। तो लगाएंगे बेटा, जो अभी फॉर्मूला हमने बताया था, क्या बताया था, डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273। तो इस फॉर्मूले में लगाइए, केल्विन ताप आपको कितना दिया हुआ है, 300, माइनस कितना करना है हमें, 273, इजिकल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 300 में से 273 घटाओगे तो कितना बचेगा, 27 डिग्री सेल्सियस। यही आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में भी बेटा सेम फार्मूला हमें लगाना है। उसमें हमें केल्विन ताप जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 573 केल्विन। तो लगाएंगे इसी फार्मूले में, केल्विन ताप कितना है, 573 केल्विन माइनस 273। 573 में से 273 माइनस करोगे तो बेटा बचेगा आपका 300 डिग्री सेल्सियस। क्या बचा, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप आसानी से केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित तापमान
पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। यानी कि आपको सबसे पहले दे रखा है 250 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए हम जल को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या होगा। तो बेटा आप जानते हो कि जल को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं तो वाष्प में परिवर्तित होता है। तो ठीक है, तो 250 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, ये गैसीय अवस्था में होगा यानी कि वाष्पित होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हो गया इसका। ठीक है, और दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तो हमने अभी भी बताया कि वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहेगा, जल अवस्था, यानी कि ये जल वाष्प अवस्था में होगा। यानी कि कुछ इसमें से वाष्प हो गया और कुछ क्या होगा, जल अवस्था में होगा, यानी कि ये द्रव अवस्था में भी होगा। क्योंकि वाष्प जो बनती है हमारी किसी भी तापमान पर बन सकती है, लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, इसके क्वथनांक के बारे में, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब भी हम द्रव को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं तो वाष्पित होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। यानी कि कोई पदार्थ है, अगर उसकी हम अवस्था परिवर्तित करें, यानी कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था या ठोस अवस्था से द्रव अवस्था या फिर द्रव अवस्था से गैस अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में से किसी में भी अगर हम एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं तो उसका तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो इसका कारण क्या है बेटा, तो देखते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा, यानी कि जब पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है उसको जो ऊष्मा दी जाती है, यानी कि हम उसको गर्म करते हैं उस दौरान या उसको ठंडा करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा। उस ऊष्मा को क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। तो आंसर क्या होगा, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई गुप्त ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च होती है। इसलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ा पाती। क्लियर हो गया। यानी कि जब भी किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें ताप की आवश्यकता होती है, या तो हम ताप कम करें या ताप अधिक करें। ठीक है, तो उस दौरान जो ताप है, जो ताप हम उसको पदार्थ को दे रहे हैं, वो ताप जो है पदार्थ के कणों के बीच में जो बंध बने होते हैं, कणुओं यानी कि अणुओं के बीच में एक बंध बने होते हैं, उसके लिए हमने आपको बताया था कि आकर्षण बल के कारण उनके बीच में क्या होता है, एक आणविक बंध बनता है। तो उस आणविक बंध को तोड़ने के लिए वह ऊष्मा का प्रयोग हो जाता है, इसलिए पदार्थ का ताप स्थिर रहता है। स्पष्ट है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में बेटा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। क्या दिया है क्वेश्चन आपको, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। यानी कि जो वायुमंडल में गैसें उपस्थित हैं हमारी, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इन गैसों को अगर हमें द्रव में परिवर्तित करना होगा तो ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जो हम इन गैसों को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा, इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका देखो क्या है, पहला तरीका है, देखो बेटा, गैसों के अणुओं का दबाव बढ़ा देना ताकि वे अधिक पास आ सकें। यानी कि गैस के जो अणु होते हैं उनको क्या करें, हम प्रेशर बढ़ा दें, उन पर दाब बढ़ा दें, जिससे वो अणु क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। क्योंकि गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो जब वो पास पास आ जाएंगे तो क्या, वो द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा है बेटा, यानी गैसों का तापमान कम करने से उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कोई भी गैस है, अगर हम उसका तापमान कम कर दें तो उनके कणों में गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, तो उसके कण क्या होते हैं, पास पास आने लगते हैं, जिससे वह द्रव में परिवर्तित
हो जाते हैं। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है आपका अभ्यास प्रश्न में से निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो अभी अभी हमने बेटा क्वेश्चन बताए थे आपको सेल्सियस में कैसे परिवर्तित करना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, डिग्री सेल्सियस, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। ठीक है, तो लगा दीजिए बेटा फॉर्मूले को। जब इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे तो देखिए केल्विन ताप की जगह केल्विन ताप लिख देंगे। कितना दिया है पहले क्वेश्चन में हमें, 293, कितना दिया है 293, माइनस कितना करना है 273। तो बेटा जब 273 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पहले का आंसर। और अगर हम दूसरे की बात करें बेटा तो दूसरा देखेंगे। दूसरा हमें क्या दे रखा है 470 केल्विन। फॉर्मूला क्या है हमारा, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। केल्विन की जगह केल्विन ताप रख देंगे। कितना दिया है 470 दिया है, माइनस कर देंगे बेटा 273, बचेगा आपका 197। तो ये आपका क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस ताप हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। ठीक है, तो यहाँ आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, इसको केल्विन में बदलना है। तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस ताप प्लस 273। वहाँ हम क्या कर रहे थे बेटा, माइनस कर रहे थे 273 को, और इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो पहले में क्या करना है बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, इसको बदलना है आपको केल्विन ताप में। तो डिग्री सेल्सियस ताप कितना दे रखा है आपको पहले में 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसके नीचे सेल्सियस की जगह 25 लिख देंगे, प्लस 273 हो गया। इसी कस टू कितना हो जाएगा बेटा 298, कितना 298 केल्विन ताप हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट क्या है। बी पार्ट में कितना है 373 डिग्री सेल्सियस दे रखा है बेटा। कितना 373 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला हमारा क्या है, केल्विन में बदलना है तो केल्विन में बदलना है। तो केल्विन इज इक्वल्स टू क्या होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, सेल्सियस की जगह सेल्सियस ताप लिख देंगे। कितना दे रखा है 373। ठीक है, प्लस 273 बेटा, इनको जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 646, यानी कि 646 केल्विन, 646 केल्विन। तो उम्मीद करते हैं आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस से केल्विन दोनों में परिवर्तित करना आ गया होगा बेटा। और ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने आप की कोई भी ताप लेकर उन्हें स्वयं करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। आपको यहाँ 2 अवलोकन दे रखे हैं। पहला क्या है, देखिए पहला, यानी कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। यानी कि नेफ्थलीन को अगर हम रखा रहने खुला हुआ तो क्या हो जाता है, पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, जबकि उसका कोई भी अपशिष्ट भी नहीं बचता है। ठीक है, और दूसरा है इसमें हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो इन दोनों के हमें कारण बताने, क्या है इनका कारण। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले का आंसर कि नेफ्थलीन बेटा हमने आपको बताया था ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में हमने बताया था आपको ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यानी कि कोई भी पदार्थ सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है या फिर गैस से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन।
तो उसी पदार्थ में हमने एग्जाम्पल बताया था आपको, नेफ्थलीन, कपूर, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर नेफ्थलीन आपको दे रखा है। तो नेफ्थलीन क्या है, एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सीधे यानी ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना किसी अपशिष्ट शेष रहते हुए, ठीक है। तो आंसर इज, क्योंकि नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है जिसका समय के साथ आसानी से ऊर्ध्वपातन हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा है इत्र वाला बेटा। इत्र में बाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है और यह आसानी से वायु में विसरित हो जाती है, अतः इसकी गंध बहुत दूर बैठे रहने पर भी हमारे पास पहुंच जाती है, ठीक है। यानी कि जो इत्र होता है बेटा बहुत जल्दी बाष्पित हो जाता है और इसकी विसरण दर होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हवा में बहुत तेज़ी से ये फैल जाता है, ठीक है। इसीलिए इत्र की गंध हमारे पास तक पहुंच जाती है। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। आपको 3 पदार्थ दे रखे हैं, जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो इनके बीच यानी कि जो कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बेटा सबसे कम कणों के बीच आकर्षण बल किस में होता है, ठोस द्रव गैस में से याद करो। तो हमने बताया था गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है और द्रव के बीच में मध्यम होता है और ठोस के कणों के बीच में बहुत अधिक होता है। तो बेटा इसमें से पहचानो। तो सबसे पहले गैस कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कणों के बीच में सबसे कम होगा, ठीक है। तो पहला ऑक्सीजन हो जाएगा। और इसके अगला जो होगा, यानी कि अगर कणों के बीच में जो आकर्षण बल बढ़ने का स्तर होगा वो ऑक्सीजन से जल में ज़्यादा होगा। और चीनी क्या है, ठोस है, तो इसमें सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आकर्षण बल बढ़ता क्रम हो गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो बेटा आपको 3 तापमान दे रखे हैं, क्या क्या, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी। बेटा हमने आपको बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्या होता है, वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। और पहला क्या है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 100 से कम है तो द्रव अवस्था होगी। और दूसरा दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी द्रव जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी जमना शुरू हो जाता है, यानी कि बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। तो बर्फ़ कैसी होती है, ठोस। तो दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, ठोस, ठीक है। तो आपके 2 पहले द्रव हो गया, दूसरा ठोस हो गया, और तीसरा क्या 100 डिग्री सेल्सियस हमने अभी बताया कि गैस में परिवर्तित यानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था क्या होगी, गैसीय अवस्था होगी, यानी कि भाप होगी, ठीक है। अब अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। छठा क्वेश्चन है, पुष्टि हेतु कारण दें। यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनमें आपको कारण बताने ऐसा क्यों होता है। यानी कि जल कमरे के ताप पर द्रव है और दूसरा है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो बेटा इसमें जल कमरे के ताप पर द्रव है, इसका कारण क्या है। तो अभी भी हमने बताया आपको कि जल जो होता है कमरे के ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपका एक क्वेश्चन है, याद रखना कि कमरे के ताप पर जल का तापमान क्या होता है, तो कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा बेटा इसका कि जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है और यह जिस बर्तन में डाला जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और इसका बी पार्ट का आंसर होगा कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्योंकि इसमें दृढ़ता का गुण तथा इसका आकार निश्चित होता है, ठीक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 है 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? यानी कि बर्फ़ को और जल को हम 273 केल्विन ताप पर ठंडा करें, ठीक है, तो इसमें जल में अधिक शीतलता क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जल में शीतलता अधिक क्यों होगी बेटा? उसका कारण है कि जो बर्फ़ है वो पहले से ही 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम तापमान पर है, तो उसमें ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जबकि जल का तापमान क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो जब हम 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन ताप पर उसको ठंडा करेंगे तो उसके कणों में क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी गुप्त ऊष्मा में उसमें बदलाव होगा, जिसकी वजह से जो जल का ताप होगा हमें ठंडा महसूस होता है। तो देखेंगे आंसर इसका कि बर्फ़ उसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता का प्रभाव देती है। ये आपको आंसर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? ठीक है, यानी कि जल उबल रहा हो, ठीक है, तथा उसकी भाप जो निकल रही हो, तो उबलते हुए जल में अगर हमारा हाथ जलता है और किसी दूसरे व्यक्ति का उसकी भाप से हाथ जलता है, तो भाप से हाथ जब जलता है तो उसमें हमें जलन जो महसूस होती है भाप में अधिक होती है जल की अपेक्षा। क्यों है ऐसा कारण? तो देखते हैं आंसर बेटा। भाप उबलते जल की अपेक्षा जलन की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि जो वाष्प में होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा उपस्थित होती है। तो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है जिसके कारण हमें भाप से अधिक जलन महसूस होती है। अब इसके बाद बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आपको देखिए एक डायग्राम दे रखा है बेटा यहाँ पर कि निम्नलिखित चित्र में ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो देखेंगे बेटा सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है ए, यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था की तरफ दिखाई दे रहा है, हमें एक तीर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर, ठीक है, ठोस से ये। तो यहाँ पूछा गया है क्या आपसे? देखो इसमें हम देखेंगे पहले ऊष्मा की वृद्धि किधर हो रही है। तो देखो ऊष्मा की वृद्धि अगर हम इधर से इधर जाते हैं, ठीक है, तो ऊष्मा की वृद्धि होती है, यानी कि ठोस से हम गैस की तरफ जाएंगे तो ऊष्मा बढ़ रही है इस दिशा में, और अगर हम गैस से ठोस की तरफ आते हैं तो ऊष्मा क्या हो रही है? कम हो रही है और दाब में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और ऊपर क्या हो रहा है? ऊष्मा में इधर जाने पर वृद्धि हो रही है और दाब में कमी हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं अगर ठोस की अगर हम क्या करें उसकी ऊष्मा बढ़ाएं, तो यहाँ पर देखिए ए की अगर ऊष्मा हम बढ़ा देंगे इसकी, तो क्या होगा? ये द्रव में परिवर्तित होगा, तो आपको क्या बोलेंगे? द्रवण। क्या बोलेंगे? द्रवण। तो ए आपका आंसर हो गया द्रवण। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बी। तो बी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? द्रव का अगर हम ताप बढ़ाएं तो गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इस अवस्था को हम कहेंगे बाष्पन। क्या कहेंगे? बाष्पन। ठीक है, अब इसी प्रकार देखते हैं हम आगे, अगर हम पीछे लौटने का प्रयास करते हैं तो देखेंगे सी से हम पीछे लौट रहे हैं द्रव की तरफ। ठीक है, तो द्रव की तरफ जब लौटेंगे तो क्या होगा? गैस अवस्था जब द्रव में परिवर्तित होती है तो बेटा उसको कहते हैं हम संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। ठीक है, इसी प्रक्रिया पर वर्षा भी होती है बेटा, कि जब वर्षा होती है तो संघनन के कारण ही होती है, क्योंकि नीचे से जब जल बाष्पित होकर ऊपर पहुंच जाता है तो धूल के कणों के साथ मिलकर ऊपर इकट्ठा हो जाता है वो। ठीक है, तो वह बाष्प के रूप में होता है। तो बाष्प जब ठंडी होती है, ठीक है, और ठंडी होने की वह प्रक्रिया कहलाती है संघनन, और संघनन होने के बाद ही क्या होती है? वर्षा। ठीक है, तो गैस अवस्था से द्रवावस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संघनन। अगर हम द्रव का ताप कम करें, आगे देखते हैं यहाँ पर हम, अगर हम द्रव का क्या करें? ताप कम करें
तो क्या होगा, यानी डी वाले पार्ट का आंसर क्या होगा, इसका अगर तापक्रम किया जाए तो इसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी कि द्रव को अगर ठंडा करोगे तो क्या हो जाता है, बर्फ़ बनती है ना, तो जम जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, या तो जमना कहेंगे या फिर हिमीकरण कहेंगे। ठीक है, अब आपका लास्ट रह गया ई। ई में क्या है, देखो सीधा यहाँ पर ठोस से क्या हो रहा है, ये देखो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ से चले हम इधर आ गए, तो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब ये आपके एक और रह गया इसमें, देखो एफ रह गया नीचे, क्या रह गया, एफ। तो यहाँ गैस से ये किसमें बदल रहा है, सीधा ठोस अवस्था। तो हमने ऊर्ध्वपातन के बारे में क्या बताया, तो सीधा ठोस से गैस में बदलता है और गैस से सीधा ठोस में बदल जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो डी, ई और एफ दोनों का आंसर क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे क्लियर। तो आंसर आपके ए का द्रवण, ए का क्या है, द्रवण, बी का बाष्पन, सी का संघनन, डी का जमना, ई का ऊर्ध्वपातन और एफ का भी ऊर्ध्वपातन। तो बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर के ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए। ठीक है, तो इन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे।